हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। जैसा कि आपका पारा मेडिकल से संबंधित लगातार वीडियो आ रहे हैं और आपके जो सवाल हैं उसका पूरा डिस्कशन चल रहा है, तो अभी कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है तो मैं उन सारे सवालों का डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो जल्दी से हम चलते हैं कि आज का सवाल क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो भी सवाल देख रहे हो हमारे चैनल पे, उसको आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखो और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। यहाँ पे सिर्फ सवाल को बना देना नहीं होता है, यहाँ पे उस सवाल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसे भी बताना होता है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के फिर सवाल को बनाओ, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे आएंगे, तो जब दूसरा सवाल आएगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट से ही बना पाओगे। ठीक है, तो आप मैथ्स को रट के नहीं बना सकते, तो बिल्कुल आप आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल कह रहा है कि ए एक काम का 75% 50 दिनों में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि एक छोटा सा फॉर्मूला था जो मैंने समय और काम में इस्तेमाल किया था। वो देखिए, फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं एक बार। फॉर्मूला कह रहा था कि मजदूर और इसके साथ में समय आ रहा था और नीचे में हम लोग इसके काम से भाग दे रहे थे। ठीक है, और इस तरह का रिलेशन लेके सबको बराबर कर रहे थे और बढ़िया बढ़िया रिलेशन निकल के आपका आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 75% का जो बात बोला है इसको आप समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मान ले रहे हैं कि जो यहाँ पे काम हो रहा है उसमें टोटल हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि 100 कुर्सियाँ बनाई जा रही है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जितना कुर्सी मानना चाहो मान लो। हमने 100 कुर्सी इसलिए माना है कि हम इसका 75% आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 का 75% आपका 75 होता है और जो शेष काम बच गया होगा वो 25% होगा, अर्थात 25 कुर्सी होगा। ठीक है, तो कहा यह गया है मजदूर कौन है, तो ए है। ए जो है इस 100 कुर्सी का 75% अर्थात आपका 75 कुर्सी काम नीचे आता है, तो 75 कुर्सी को बनाने में 50 दिन का समय लेता है। और इसके बाद जो शेष काम बच जाता है, तो शेष काम कितना बच रहा है, 25 कुर्सी बनाना है। तो ए ने साथ में बी को मिला लिया, तो लो बी हमने लिख दिया ए प्लस बी। और इसको शेष काम को करने में कितना लग रहा है, यहाँ लिख रखा है कि शेष काम को करने में 10 दिन लग रहा है, तो शेष काम को करने में हमने 10 दिन समय दे दिया। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिए ये 25 तिया 75 हो रहा है ना। और ये वाला जीरो और ये जीरो जब कैंसिल करते हैं तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है 5a इक्वल टू ये वाला 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3a प्लस का 3b, है ना। यहाँ से ये a इधर आके माइनस आएगा तो यहाँ पे आएगा 2a बराबर 3b। हमने कुछ नहीं किया, इस 3a को इधर लाके माइनस किया तो 5a में 3a गया तो 2a बचा। यहाँ से a और बटा b जो मिलेगा वो 3/2 मिलेगा। ये जो आपका रिलेशन मिला है, इस रिलेशन का मतलब ये है कि ए के एक दिन का काम 3 मिल रहा है और बी के एक दिन का काम 2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे पास एक रेशियो मिला हुआ है। अब इस रेशियो से ना आपका काम आसान हो जाएगा। काम क्या आसान होगा वो समझिए। आपका टोटल कुर्सी कितना बनाना था, 100 कुर्सी। उस 100 कुर्सी में से ए ने 75 कुर्सी बनाया। ठीक है ना। तो आप खुद देखिए, अगर 75 कुर्सी बना रहा है और ए को यहाँ से रेशियो के हिसाब से देखिए कि ए को एक दिन में 3 कुर्सी बनाना है, एक दिन में ये 3 कुर्सी बनाता है, तो 75 कुर्सी बनाने में इसको ए को कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलोगे 25 दिन लग जाएगा, है ना। अगर ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाए और 75 कुर्सी बनाया होगा तो ए को 25 दिन का टाइम लगना चाहिए, जबकि एक्चुअल में उसको कितना समय लगा है, 50 दिन का लगा है। इसका मतलब 25 जो है इक्विवेलेंट है 50 दिन के। डैट मीन्स ये कि एक इक्विवेलेंट जो है वो 2 दिन का है ना। एक इक्विवेलेंट क्या है, 2 दिन का है। अब आराम से निकाल लीजिए। बोला है कि यदि पूरा काम अर्थात ये पूरा 100 कुर्सी जो है बी को बनाने होते तो बी को कितना टाइम लगते, तो बी को अगर हम 100 कुर्सी बनवाएं और एक दिन में बी जो है 2 कुर्सी बना रहा है, तो ऐसे केस में इसको कितना समय लगना चाहिए, 50 दिन लगना चाहिए। लेकिन ये आपके रेशियो के हिसाब से आया हुआ है, 50 दिन लगने चाहिए, जबकि एक दिन का मतलब आपका 2 दिन हो रहा है, तो 50 दिन का जो मतलब है वो आपका 100 दिन होगा। इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा
वो आपका 100 दिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिन का मतलब 2 दिन आया था, ठीक है, और रेशियो के हिसाब से हम जब देख रहे हैं तो बी को 50 दिन लगने चाहिए थे, लेकिन आपका एक दिन का मतलब 2 दिन है ना एक्चुअल में, तो 50 दिन का मतलब एक्चुअल में 100 दिन होगा। इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा 100 दिन होगा, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है कि 612 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रेन की चर्चा किया, एक आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन, और एक आपका राजधानी ट्रेन है, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को जो है राजधानी से 9 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला कि यदि समय यहाँ पे यदि एक्सप्रेस ट्रेन की जो गति है उसकी दुगनी कर दे रहे हैं तो राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेते हैं। तो आपका बताना है कि राजधानी की गति क्या है, ठीक है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं 612 किलोमीटर है ना। और यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है एक आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, तो हम इसको बोल देते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका हम चाल मान ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है। ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये v1 है, और जो राजधानी ट्रेन है उसको हम r बोल दे रहे हैं, राजधानी ट्रेन को, और इसका जो वेग है इसको हम लोग v2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से ये कहा है कि राजधानी को अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में, राजधानी को यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी 612 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि इसको t समय लग रहा होगा तो एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे ज़्यादा लग गए होंगे। डैट मीन्स t + 9 घंटे लगे होंगे, है ना। फिर इसने बोला है कि यदि हम क्या करें, एक्सप्रेस ट्रेन के गति को दुगना कर दें, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का जो वेग है v1 इसको हम लोग क्या कर दें 2v1 कर दें, दुगना कर दें, तो आपका ये जो दूरी है 612 किलोमीटर इसको चलने में एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगना चाहिए। तो बोला है राजधानी से 3 घंटे कम लगने चाहिए, है ना। राजधानी को t लग रहा था तो उससे 3 घंटे कम लगने चाहिए, ठीक है। तो आप खुद देखो कि एक्सप्रेस के बारे में 2 बातें आपने कहा है कि अगर v1 चाल से चलता है तो t + 9 का टाइम लगता है, और अगर 2v1 चाल से चलता है तो इसको t - 3 का समय लगता है, और उस समय दोनों ही बराबर ही दूरी तय करता है। तो यदि हम पहले इक्वेशन से देखें तो जो आपका दूरी है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात बोले, देखिए समझना है इसको कि एक्सप्रेस ट्रेन की बात बोले तो v1 चाल से चलेगा तो चाल और गुने इसका समय कितना है t + 9, ये दूरी तय करेगा। और यदि 2v1 से चले यानी इसका चाल क्या हो जाए 2v1 चाल हो जाए और इसका समय कितना हो जाए तो t - 3 हो जाए, है ना। तो ये भी दूरी है ना, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों समान ही दूरी तय किया है, तो ये मतलब दूरी जो है बराबर है, जो कि आपका 612 दिया हुआ भी था, ठीक है। तो हम इस दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखिए गौर से कि ये आपका v1 और ये v1 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से मिल रहा है t + 9 = 2t - 3, ठीक है। इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो ये देखिए t उधर जाके जाएगा माइनस में, तो ये आपका -t ये आपका 2t में 1t घट जाएगा तो t बचेगा, और ये आपका जो 9 है, सॉरी ये जो आपका 3 है, ये देखिए सॉरी गुना करने में मिस्टेक हो गया, ये 2t और ये 3 ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये 9 और ये इधर +6 हो जाएगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 घंटे आपका t का वैल्यू आया हुआ है। t किसका मान था, तो t जो था आपका राजधानी का समय था, ठीक है। अब आपका राजधानी का समय मिल चुका है t = 15 घंटे, और इसका जो चाल है वो v1 है, और दूरी कितना तय किया 612। तो जो आपकी राजधानी ट्रेन है ना, इसकी आपको निकालना है चाल, तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। तो दूरी कितना है, तो 612 किलोमीटर है, और इसने समय कितना लिया है तो 15 घंटे लिए हैं, ठीक है। यदि हम 612 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका वैल्यू आता है 40.8 घंटा, सॉरी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि ये चाल है तो चाल की इकाई होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो इसका सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये है कि राहुल एक मशीन 50 लाख रुपये में घाटे में बेचता है। देखिए ये आपका लैंग्वेज बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज को समझना है आपको। ये बोला एक मशीन 50 लाख रुपये में घाटे में बेचता है, दैट मीन्स ये कि
50 लाख में बेचता है जबकि उसे घाटा हुआ है, ठीक है। तो पहले जो सेलिंग प्राइस है इसका विक्रय मूल्य वो 50 लाख है ना। और ऐसे केस में इसको घाटा हुआ है, कितना का घाटा हुआ नहीं मालूम है, हम इसको बोल देते हैं कि x रुपया का घाटा हुआ है, ठीक है। यदि उसे 60,000 में बेचता, ये पहला विक्रय मूल्य है। फिर बोला यदि उसको ये आपका 60,000 में बेचता, सॉरी 60 लाख में बेचता, 60 लाख लिखा है, तो उसको लाभ होता, कितना का लाभ होता, वो बोला है कि पूर्व घाटे का 7 गुना लाभ होता। तो पूर्व घाटा x रुपया था, तो अब लाभ हो जाएगा 7x रुपया, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि ऐसे केस में आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ से विक्रय मूल्य और लॉस को मिला करके एक क्रय मूल्य आएगा, है ना। और उसी वस्तु के बारे में बोला जब इतना में बेचता है तो इतना का लाभ होता है, तो यहाँ से भी आपका क्रय मूल्य आएगा। तो दोनों ही तरफ से जो क्रय मूल्य आएगा वो तो बराबर होगा। यहाँ से आप सीपी निकाल लो और यहाँ से भी आप सीपी निकाल लो, ये दोनों सीपी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला सा सीपी क्या आएगा, देखिए आपका विक्रय मूल्य है 50 लाख और x का घाटा हुआ है, दैट मीन्स जो क्रय मूल्य मिलेगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका घाटे के केस में विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो ये 50 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और यदि विक्रय मूल्य 60 लाख है और 7x का लाभ हुआ, दैट मीन्स क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि दोनों ही क्रय मूल्य है, ये भी आपका क्रय मूल्य है और ये भी आपका क्रय मूल्य है, तो दोनों ही एक ही वस्तु के बारे में बोला है, तो दोनों क्रय मूल्य बराबर होंगे। और जब बराबर करेंगे इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला x और ये 7x आएगा तो ये 8x हो जाएगा। और इधर से 60 में से यदि 50 गया तो ये 10 हो जाएगा। और x बराबर जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 10/8 होगा, जिसको आप 5/4 बोल सकते हो। और ये वैल्यू आएगा 1.25, ठीक है, इतना लाख आएगा, ठीक है। अब ये x क्या माने हुए, तो अगर x आप लॉस माने हो या फिर प्रॉफिट बोलोगे तो 7x हुआ है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य एक्चुअल में निकाल सकते हैं कि आपका एक्चुअल में क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा आप इससे निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य और लॉस हुआ है तो प्लस इसका हानि। तो आप कहोगे 50 प्लस x का मान आया 1.25, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51.25, इतना लाख, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला है कि एक समद्विबाहु समलंब के आधार का कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको एक समलंब समद्विबाहु बनाना पड़ेगा चतुर्भुज। देखिए ये जो चतुर्भुज है कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, देखिए समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है आपका, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज ऐसा है जो समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है और आधार का कोण दे रखा है कि ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और इसने बोला है कि यदि छोटी भुजा आपका ये है और दो बराबर भुजाएं जो है वो आपका 10-10 है, डेट मीन्स ये छोटी भुजा 10 है और दो बराबर भुजाएं जो है ये दोनों बराबर भुजाएं ये आपका 10 और 10 है। तो बोला है उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास दो तरीका है, आप समलंब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो और बारी बारी से आप त्रिभुज और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ के भी निकाल सकते हो। तो हम पहले ये आपका फॉर्मूला वाइज ही निकाल देते। देखिए इसको यदि हम यहाँ से ऐसे मिला दें, इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला दें, तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना। और ये वाला दूरी यदि हमको निकालना है, सपोज कि ये दूरी कितना होगा और इधर से ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और बीच का तो ये 10 होगा, चूँकि ऊपर 10 है इतना, तो ये नीचे भी 10 होगा, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए ये 10 है ना और ये 45 है, ठीक है। अब एक बात आपको समझना है कि अगर ये 45 होता है तो यदि आप यहाँ से देखो ये आपका कर्ण है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये जो आपका वैल्यू होगा ये आपका 10 cos 45 होगा। 10 cos 45 आपको बताए होंगे हम एक बार कि कर्ण जो है, यहाँ से कर्ण को आप इसकी तरफ घुमा सकते हो तो ये वाली भुजा मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। तो 10 को घुमा रहे हो, इसके साथ cos लगाएंगे और 45 आपका घूमना है, तो 10 cos 45 होगा। इधर भी ये वैल्यू 10 cos 45 ही होगा, है ना। और टोटल जब हम निकालेंगे तो ये 10 cos 45 का मतलब ये होता है 10 और गुने 1/2, तो ये हो गया 10 गुने 1/2 करेंगे तो 10√2 इतना हो गया, प्लस का 10 और प्लस इधर भी हो जाएगा 10/√2, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका फाइनल मिल रहा है वो इतना आया। और अब हमने क्या करना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कौन है, तो पहला तो 10 है और दूसरा जो है
ये इतना टोटल है 10√2 और 10√2 प्लस 10 और प्लस 10√2 इतना हो गया। और इनटू इसकी ऊंचाई करनी है, तो ऊंचाई इसका कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई भी वही होगा। जब इसको हम इधर ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका 10 cos 45 ही होगा ये। तो ये ऊंचाई जो हो गया ये आपका 10 cos 45, तो ये आपका अगेन 1/√2 होगा। ठीक है, अब फाइनल ना इसको हम जोड़ के आपका आंसर बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, तो ये आपका 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जब सोल्व करेंगे देखो ये 10 और 10 ये आपका 20 हो गया, है ना, प्लस ये यहाँ देखो ये 10 है 10/√2, ये वही 10/√2 है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका 10 दूनी 20/√2 आ जाएगा, है ना, और इधर बाहर में मल्टीप्लाई है 10/√2। ठीक है, जब इसको फाइनल हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 1/2 इसको हम अंदर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 200 और /√2 हो जाना है, और प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। तो 200/2 करेंगे तो ये आपका 100 आ जाना है। ठीक है, अब इसको हमको ना सोल्व करना है। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे फर्दर तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए 1/2 को भी अंदर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/√2, है ना, 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 1/2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 50। ठीक है, इसको फाइनली जब हम √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100/√2 में, देखिए कर दे रहे हैं एक बार। इसमें हम क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए √2 ऊपर भी और √2 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10√2 और इधर √2 गुने √2 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50√2, और इधर आ गया आपका 50। ये आपका सबलम समद्विबाहु चतुर्भुज जो दिया गया है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे ये भुजा जो है निकालने में दिक्कत हुआ है, जिसमें हमने प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल किया है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रोजेक्शन नाम से एक वीडियो मिलेगा, उस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा देख लीजिए 10-20 मिनट, आपको ना प्रोजेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ज्योमेट्री में इस तरह का जो हमने कॉन्सेप्ट लगाने का कोशिश करता हूँ वो आप भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे कि इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका औसत से है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लास हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी। उसमें जो संख्या है छात्रों का वो दे रखा है, 30 स्टूडेंट है और 55 स्टूडेंट है और 40 स्टूडेंट है। चलिए हम 3 डिवीजन यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका ए डिवीजन है ना, ये आपका बी डिवीजन है, और ये आपका, समझने के लिए हम आपको बस फिगर बना दे रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाने हैं। ये 3 डिवीजन है और तीनों डिवीजन में जो छात्रों की संख्या है वो भी लिख दे रहे हैं, छात्र की संख्या कितनी है। तो पहले डिवीजन में जो है वो 30 स्टूडेंट है, दूसरे वाले में 55 स्टूडेंट है और तीसरे वाले में जो है 40 स्टूडेंट है। ठीक है, और जो इसका औसत दे रखा है एवरेज, वो आपको दिया है 30 स्टूडेंट का एवरेज है, एवरेज अंक है वो आपका 67, ये आपका एवरेज है। दूसरा डिवीजन बी में जो 55 छात्रों का औसत है वो 63 दे रखा है, और तीसरे में 40 छात्रों का जो औसत है वो 61 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम ये कहें कि डिवीजन ए में 30 छात्रों का औसत 67 है, तो इसका कुल योग कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे 30 गुने 67 होगा, है ना। अगर इसमें बोलेंगे कि डिवीजन बी में इसके कुल अंकों का जो योग होगा 55 स्टूडेंट का, वो आपका 55 गुने 63 होगा, है ना, और 40 का कहेंगे तो 40 गुने 61 का होगा। चूंकि आपका जो सीधा फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी आंकड़े का कुल योग निकालना है तो आप उसके औसत में और उसमें जो नंबर ऑफ आंकड़ा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने वही काम किया है ना। तो इस प्रकार से आप देखो कि कुल कितने छात्र हो गए, तो कुल छात्र हो गए, देखिए 30 है, 55 है और 40 है, तो कहोगे 30 + 55 + 40, तो जोड़ के आपको मिलेगा 125। कुल छात्र जो है, कुल विद्यार्थी 125 हो गया, और उनके अंकों का कुल योग कितना है, कुल योग जो है आपका अंकों का वो कितना आया हुआ है। तो आप यहाँ से देखो 30 गुने 67 करोगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 30 गुने 67 प्लस 55 गुने 63 और प्लस 40 गुने 61। ठीक है, अब इसको ना आपको बस सॉल्व कर देना और कुछ भी इसमें नहीं करना। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको हम सोल्व कर दे रहे। देखिए जब 30 गुने 67 किया गया तो ये वैल्यू आ गया आपका 2010, और जब 55 गुने 63 किया गया तो ये वैल्यू आ गया आपका 3465,
और 40 को जब हम 61 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 को 61 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2440। इस प्रकार से जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 2440 में हमने 3465 को जोड़ा और प्लस फिर हमने 2010 को जोड़ा तो ये आपको मिल गया 7915। ठीक है, अब ना टोटल तीनों डिवीजन मिला के आपसे औसत पूछा हुआ है तो कहोगे कि कुल आंकड़े का योग अर्थात 7915 और बटा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 125, तो इसको ना हम 125 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 63.32। ठीक है, ये आपका औसत होगा। टोटल तीनों डिवीजन के जो स्टूडेंट हैं उनके टोटल अंकों का जब हम औसत निकालते हैं तो वो 63.32 मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल आसानी से समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे कि राज एक मशीन 51 लाख रुपये में घाटे में बेचता है। देखिए सेम सवाल है जो हमने पीछे अभी किया था जस्ट। देखिए इस सवाल को देखिए, जब हमने ये वाला सवाल किया था एकदम जस्ट ऐसा वाला ही सवाल आपके क्वेश्चन में एक और पूछा गया है। देखिए ये सवाल सेम है कि 51 लाख में बेचा है ना, और उस पर घाटा हो गया उसको, और 60 लाख में जब बेचता है तो उसको लाभ हुआ कितना, घाटे का 8x। तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं कि पहले जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो आपका 51 लाख है ना, 51 लाख, और जो इसमें हमारा लॉस हो गया नहीं मालूम है, x रुपया बोल रहे हैं ना। और यहाँ से आप सीपी निकाल लो आसानी से। सीपी क्या होगा, तो विक्रय मूल्य और घाटा जब होता है तो हम जोड़ते हैं, ये आपका मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा आता है। और जो दूसरा आपका विक्रय मूल्य है वो आपका 60 लाख है, और आपको लाभ हुआ है, यहाँ बोला गया लाभ हुआ है कितना, तो घाटे का 8 गुना, तो घाटा x रुपया हुआ था तो यहाँ पे 8x का। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस जब निकालोगे तो आपको विक्रय मूल्य में लाभ को घटाना पड़ेगा, है ना। ये दोनों ही विक्रय मूल्य बराबर हैं तो आप कहोगे 51 प्लस x बराबर 60 माइनस 8x, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर से 9x बराबर 9 आएगा तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 रुपया आपका x का वैल्यू आया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप पहले वाले से कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो कहोगे 51 प्लस x, अर्थात 51 में 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 52 लाख रुपया, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब है। बहुत छोटा सा सवाल था, पहले भी आपको हम बता चुके हैं ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है ना, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत में बेचना चाहिए। ठीक है, सॉरी कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है ना कि मान लो ये वस्तु है ना, इस पर कुछ आप अंकित करते हो। ठीक है, कोई भी वस्तु है उस पर आप कुछ अंकित मूल्य करते हो। सपोज आपने इस पर कुछ भी मूल्य अंकित किया हुआ है। ठीक है, अब बोला है ना, मान लो ये x रुपया आपने इस पे अंकित कर दिया। ठीक है, इस पे आपको 3% की छूट पे बेचना है, तो आप 3% की छूट पे बेचोगे, है ना। देखिए उसका जो अभी अंकित मूल्य है ना वो x है, तो आपको क्या करना है ना, कुछ अंकित मूल्य पे कुछ रुपया बढ़ा के पहले से रख देना है ना, ताकि आप जब उस पर 3% का छूट दो तो आपको पुराना वाला ही वैल्यू मिल जाए, अर्थात आपको x रुपया ही मिल जाए। ठीक है, तो आप इसमें ना ऐसा करो कि इस पर आप p% ना बढ़ा दो, p% आप इसमें बढ़ा के रखो। तो p% बढ़ा के रखेंगे तो मूल्य कितना होगा, तो x का p% बढ़ाया हुआ मूल्य अर्थात 100 प्लस p का परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। यानी x का 100 प्लस p बाई 100, आपने इतना रुपया इसका जो है वस्तु का मूल्य वो बढ़ा करके रखा हुआ है, और ये जो बढ़ाया हुआ मूल्य है इस मूल्य पे आपको 3% का छूट देना है। तो जब आप 3% का छूट दोगे अर्थात इसको 97% में बेचोगे, है ना। तो जो ये आपका मूल्य आएगा, ये पूरा विक्रय मूल्य आएगा, ये आपका पहले वाला ही मूल्य आएगा, अर्थात x रुपया ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, x रुपया। सवाल खुद ही बोला है कि एक वस्तु को कीमत में आपको 3% छूट देके बेचना है, पर आपको पुराना मूल्य वापस लाना है, मतलब आपका x रुपया मूल्य है तो x ही रुपया लाना है, तो आपको कै % बढ़ा के रखना चाहिए। तो हमने कहा कि आपका जो x रुपया की वस्तु है उसमें हम p% बढ़ा के रख देंगे, अर्थात x का 100 प्लस p बाई 100 निकालेंगे, यानी इतना रुपया हम अंकित कर देंगे। ठीक है, उसमें 3% का छूट देके बेचेंगे, अर्थात 97% में बेचेंगे, तो आपको पुराना ही मूल्य मिलेगा, अर्थात आपको x मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम ना सोल्व कर दे रहे हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 100 प्लस p, है ना, 100 प्लस p और गुने 97 बराबर आपको ये वाला 100 और ये वाला 100 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 1 है। अब इसको हम फाइनली सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू देखिए कितना मिल रहा है, तो p बराबर लिखेंगे तो बोलेंगे 10,000
और बटा 97, ये वाला 97 नीचे चला गया, और माइनस का ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बस सोल्व करना है आपको। तो ये आपका देखिए 10,000 और माइनस इधर से 9700 और बटा इधर से 97। जब इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो देखिए ये 00 यहाँ पे हो गया, इधर 3, और यहाँ से आपका 9 में से 9 चला गया तो ये आपका खत्म हो गया, नहीं 300/97। जब इसको आप भाग दोगे तो ये आपको मिलेगा 3.09%। ये आपका पी का वैल्यू मिला है ना, पी का वैल्यू। पी आपने क्या माना था कि पी परसेंट बढ़ा के रखेंगे, तो ये पूछा भी था कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, तो आपको 3.09% की वृद्धि करके रखनी चाहिए। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, सवाल अच्छा था, इस सवाल आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह का सवाल, और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि 8%। देखिए सवाल को ना ये आपको अस्थिर से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सवाल का जो लैंग्वेज है बहुत थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ सकता है। देखिए 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यहाँ कॉमा होना चाहिए, है ना, साधारण ब्याज जो है, तो पहले आप देखिए 8% के हिसाब से 3 वर्षों का, है ना, और वो जो राशि है हम उसको पी मान ले रहे हैं, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो बोलोगे साधारण ब्याज क्या होता है, तो कहोगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, छोटा सा फॉर्मूला। आप इसको लगा दो, इससे क्या मिलेगा आपको, देखो तो कहोगे पी गुने समय, इसका 3 है और दर इसका आपका 8% है, और अपॉन 100 कर देंगे, ये आपका ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब ये ब्याज के बारे में क्या बोला है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपया की जो राशि है उसका चक्रवृद्धि ब्याज से आधा होगा। ये जो साधारण ब्याज मिला है ना, ये साधारण ब्याज जब हम 16,000 रुपया का 2 वर्षों के लिए और 10% के हिसाब से जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसका ये आधा है। ठीक है, तो इसका हम एक बार निकाल लेते हैं कि इसका CI कैसे निकलेगा। देखो 16,000 का 10% करेंगे तो पहले साल में आपको 1,600 रुपया का ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल में अगेन 16,000 का 10% यानी 1,600 मिलेगा, और फिर ये 1,600 का भी 10% मिल लेना होगा आपको ब्याज, तो ये आपको 160 रुपया मिलेगा। इस प्रकार टोटल जो CI मिल रहा है ना, वो आपको मिल रहा है 16 दूनी 3200 रुपया और 160 रुपया, है ना, 3200 प्लस 160 रुपया, तो ये आपको वैल्यू मिल गया 3360 रुपया। 3360 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, पर इसने कहा है ना कि जो आपको पहले साधारण ब्याज मिलता था ना, वो साधारण ब्याज इस चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए इसको हम साइड कर दे रहे हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, देखिए साइड में। ठीक है, अब ये जो आपका साधारण ब्याज है ना, वो साधारण ब्याज कितना है, तो कहोगे साधारण ब्याज जो है आपका P इंटू 3 इंटू 8/100 है ना, ये बराबर है किसके, ये जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला था इस चक्रवृद्धि ब्याज के आधा वैल्यू के, इसका मतलब 3360 का आधा वैल्यू ये होगा, है ना। अब इसको बस आपको सोल्व करना है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से P का मान निकाल लेना कि P का मान कितना होगा। देखो ये आपसे 50 से कैंसिल हो रहा है, तो कहोगे 3860 और गुने 50 और बटा नीचे हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इसको आप धीरे से सॉल्व कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 3860 है, इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करके, और जब हम भागा देंगे इसको 24 से, तो ये आपका वैल्यू का आएगा 7,000 रुपया। तो आपसे पूछा था कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि बताइए जिसको आपने P एज्यूम किया था, मान लिया था, तो P का वैल्यू आ रहा है 7,000। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए एक छोटा सा सवाल आपका है। ठीक है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान हो जाता है। ठीक है, और यदि वह सूची मूल्य को 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए क्या करना है आपको कि पहले देखिए क्या बोला है ना कि सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अगर आपका अंकित मूल्य सपोज 100 रुपया है, आपने 100 रुपया माना ये अंकित मूल्य, और यदि आप इसको 20% के छूट पे बेचोगे तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, आप कहोगे 80 रुपया। ठीक है, क्योंकि आपको 20% का छूट दे देना है। ठीक है, 80 रुपया में आपका सामान बिकेगा, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको ना 16% का नुकसान हो जाता है। क्या होता है, 16% का
लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस और लॉस से आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस? तो कहोगे सेलिंग प्राइस यानी 80 गुने 100 और बटा 100 में से 16 चला जाएगा, चूंकि लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस होता परसेंटेज होता है, तो 100 में से 16 जाएगा तो ये आपका 84 बचेगा, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य हो चुका है, ठीक है, ये क्रय मूल्य निकला। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि बोला है कि यदि हमारा जो है 10% की छूट पे बेचा होता, यानी कि कितना में बेचा होता, 90 रुपया में बेचा होता। 10% का छूट का मतलब क्या है? 100 रुपया आपका मार्केट प्राइस है और इस मार्केट प्राइस में 10% की छूट बेचें अर्थात 90 रुपया में बेचें, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ऐसा करने से आपको कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य निकला हुआ है और इस हिसाब से 90 रुपया में ये बिक रहा है, तो ये विक्रय मूल्य है। तो आपको क्या करना है कि इस दोनों में डिफरेंस लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब डिफरेंस लेंगे तो आप देखो यहाँ से क्या मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक्चुअल में निकल सके, है ना। तो 80 गुने 100 यानी 8000 में जब हम भागा देंगे 84 से तो आपको ये मिलेगा 95.238 ऐसे मिल रहा है ना, इतना रुपया। इस हिसाब से देखो कि कॉस्ट प्राइस आपका 95 रुपया है और आपका जो सेलिंग प्राइस है आपका वो 90 रुपया है। इसका मतलब यहाँ पे भी लॉस ही हुआ है, यानी हानि हुआ है। तो कितना का लॉस है? तो आप कहोगे 95.238 में हम इसको 90 को घटा देंगे तो आप कहोगे 5.238 इतना का लॉस हुआ है। अब आपको ना परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट का लॉस हुआ है। तो कहोगे लॉस यानी 5.24 कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई 100 अपॉन इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो कहोगे 95.24, ठीक है। इसको बस आपको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करके इसका आंसर कितना आता है, तो 5.24 को हमने गुना कर दिया 100 से और जब इसको हमने भागा दिया है 95.24 से, 95.24 से, तो ये वैल्यू मिल रहा है 5.501%। ये आपका सही जवाब होगा। यानी अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको लॉस ही होगा। वो वैल्यू कितना होगा? 5.5% का, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, गुना भाग करना पड़ जा रहा है, पर आपको सॉल्व इस तरीके से ही करना है ना। आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा था। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपका जो एक्यूरेट एप्रोप्रिएट इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपका जो अभी आने वाला है पैरा मेडिकल और पॉलिटेक्निक वाला एग्ज़ाम, उसमें आपका अच्छा स्कोर हो सके, आपका बढ़िया कॉलेज मिल सके, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो ताकि और बच्चों को इससे लाभ मिल सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,